हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से पीछे का रिवाइज करा देती हूँ। उसके बाद फिर हम आज का जो हमें पढ़ना है, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। उसमें फिर 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा था। फिर 1858 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब तक क्राउन का, ताज का शासन रहा था। तो जब कंपनी का शासन था उसमें हमने कौन से एक्ट पढ़े थे, एक बार उसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर उसके क्राउन के शासन में, जब ताज का शासन रहा था, उसमें कौन से एक्ट हम पढ़ चुके हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम अपने आज के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। उसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का संशोधन अधिनियम। फिर हमने पढ़ा था 1786 का अधिनियम। उसके बाद 1793 का चार्टर कानून। फिर उसके बाद हमने 1813 का चार्टर कानून। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद ही हमने पढ़ा था 1853 का चार्टर अधिनियम। यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है, सिपाही विद्रोह भी जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है? जो ताज रहता है ब्रिटेन का, वो अपने हाथों में सत्ता को ले लेता है। उसमें हमने कौन से अधिनियम पढ़े थे? हम पढ़ चुके थे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। फिर हमने पढ़ा था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 किया था हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया था? भारत शासन अधिनियम 1935। फिर आज जो हम करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आज हम इस अधिनियम के बारे में जानेंगे। कौन से अधिनियम के बारे में जानेंगे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं आज हम। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या घोषणा करी? उन्होंने घोषणा करी कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से समाप्त हो जाएगा। भारत के ऊपर जो ब्रिटिशर्स का शासन है, वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। फिर वो खुद से शासन करने लगेंगे। आगे पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों को सौंप दी जाएगी। इसके बाद क्या होगी? जो भारत की सत्ता है, जो कि अब तक किसके हाथों में थी? ब्रिटेन के हाथों में थी, ब्रिटिशर्स के हाथों में थी, वो उत्तरदायी भारतीयों के हाथों को सौंप दी जाएगी। मतलब भारतीय लोगों के हाथों में ही क्या कर दिया जाएगा? उनकी सत्ता, उनकी बागडोर उनके हाथों में ही सौंप दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। जब ये घोषणा हुई तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? इस घोषणा पर आंदोलन किया उन लोगों ने, और भारत के विभाजन की बात कही। और उन्होंने क्या कहा कि भारत का विभाजन होना चाहिए, हमको अपना देश अलग बनाना है, जो कि प्रेजेंट में क्या है? पाकिस्तान है। उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान की मांग की। फिर आगे देखते हैं। 30 जून
1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया? 3 जून 1947 को जो ब्रिटिश शासन था या ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या डिक्लेयर किया, क्या कह दिया कि ये जो संविधान 1946 में गठित हुआ है संविधान सभा द्वारा, इसको क्या है, ये कहाँ कौन से क्षेत्रों में लागू नहीं होगा? उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कि जो चाहे इसको स्वीकार कर सकता है और जो चाहे इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उस पर ये संविधान लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। उसी दिन क्या होता है? 3 जून को 1947 को जो वायसराय थे, कौन थे? माउंटबेटन। लॉर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इतने वो नहीं है। माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की। माउंटबेटन ने क्या किया? भारत का जो विभाजन था, जो होना था पाकिस्तान में और इंडिया के रूप में, उसकी योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। तो जिसको क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना कहा गया। ठीक है, इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ? जब उसने ये भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की तो क्या हुआ? मुस्लिम लीग द्वारा और कांग्रेस द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा इस योजना को क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर इसे लागू कर दिया गया। और फिर क्या किया गया कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस अधिनियम को बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करा दिया गया, उसको लागू करा दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब चलिए, अब आगे क्या जानते हैं। अब हम क्या, जो ये अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी, अब हम उन विशेषताओं के बारे में जानते हैं। चलिए, इसकी पहली विशेषता है, इसने भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने क्या किया कि जो ब्रिटिश राज्य था उसको समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु, मतलब कि फ्रीडम मिल गई इसको। और ये क्या है? स्वयं प्रभु मीन्स कि ये खुद के ही, मतलब खुद अपने द्वारा ही शासन करेंगे, इसको वो ब्रिटिशर्स ने घोषणा कर दी। ठीक है, अब इसकी दूसरी विशेषता है, इसने भारत का विभाजन कर, इसने क्या किया? ये जो अधिनियम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसने भारत का विभाजन कर दिया। किस किस में? भारत और पाकिस्तान में। 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल थी उनसे क्या है, इनको स्वतंत्रता मिल गई कि ये दोनों अब अलग अलग हैं। अब ये 2 देश बन चुके हैं, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब इस अधिनियम की तीसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। अब क्या हुआ? पहले तो जो गवर्नर जनरल था उसका पद समाप्त करके क्या किया गया? वायसराय किया गया था। फिर अब जब भारत को स्वतंत्रता दे दी इन्होंने, तो अब इन्होंने क्या किया? जो वायसराय का पद था उसको ख़त्म करने के बाद दोबारा से गवर्नर जनरल का पद इन्होंने क्या किया? सृजन कर दिया, बना दिया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। जिसकी नियुक्ति कौन करता? जो नई कैबिनेट बनी थी उसकी सिफारिश पर ब्रिटेन का ताज नियुक्त करता। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं।
इस पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। मतलब इस पर जो गवर्नर जनरल होता भारत का, उस पर ब्रिटेन बस नियुक्ति करता, जो नई कैबिनेट बनी थी उसकी सिफारिश पर, लेकिन ब्रिटेन का उस पर कोई क्या नियंत्रण नहीं था। वो बस उसको क्या है, उसको बस नियुक्ति करनी थी। ठीक है, अब इस अधिनियम की चौथी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। अब इस अधिनियम ने क्या क्या था, इस जो डोमिनियन राज्य थे, जो अलग अलग दोनों राज्य थे भारत और पाकिस्तान, उन्होंने उनको क्या शक्तियाँ दी कि वो अपना खुद का संविधान बना सकते हैं या फिर किसी और के देश को किसी और कंट्री के संविधान को अपना सकते हैं। उनको क्या थी, शक्ति दे दी उसने। ठीक है, इस अधिनियम ने, कौन से अधिनियम ने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने। अब इसमें आगे जानते हैं आगे क्या है। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। मतलब जो सभाएं थी उनको इतनी भी पावर थी कि कोई भी ब्रिटिश कानून है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए वो क्या कर सकती है, कोई भी नया कानून बना सकती है। ठीक है, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। जो स्वतंत्रता अधिनियम था, ये वाला अधिनियम 1947 का जो था, उनको ये अधिकार था कि वो इसको भी अपना संविधान बनाने के बाद इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी निरस्त कर सकते हैं, इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। उनको इतना इस बात का भी अधिकार था। ये हो गई इसकी चौथी विशेषता। अब हम इसकी पांचवी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी पांचवी विशेषता क्या है। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते हैं। अब इसने क्या, दोनों जो डोमिनियन राज्य थे, राज्यों से मतलब ये देश से, भारत और पाकिस्तान से, जो डोमिनियन राज्य थे दोनों भारत और पाकिस्तान, उनको क्या की कि संविधान सभाओं को क्या शक्ति प्रदान की कि वह नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित, मतलब कि इस जो है नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं और उसमें जो जो चेंजेस चाहें वो भी कर सकते हैं, होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकते हैं। मतलब जब तक वो अपना नया संविधान बनाते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं, तब तक क्या कर सकते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, वो विधानसभा बना सकते हैं। ठीक है, ये इसके कौन से अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अब आगे जानते हैं इसमें क्या था। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुए कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। अब एक और क्या बात हुई इस अधिनियम के तहत कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो ब्रिटिश संसद में पारित जितने भी अधिनियम पारित हुए हैं या होंगे, दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होंगे। कब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कोई और कानून, अन्य कानून नहीं बना लेती हैं इस कानून को मानने के लिए। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी पांचवी विशेषता हो गई। अब हम इसकी, ये सबसे बड़ा अधिनियम है, अब हम इसकी छठी विशेषता के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। जो ब्रिटेन के अंदर भारत सचिव का पद हुआ करता था, इस कानून के तहत क्या हुआ, वो पद समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। अब जो राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव होते थे ना, उनको क्या कर दिया गया, ये शक्तियां उनको स्थानांतरित कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई। ठीक है, अब इसकी सातवीं विशेषता के बारे में जानते हैं। अब इसकी सातवीं विशेषता क्या थी।
इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की। अब इसने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारतीय रियासतें हैं उनके ऊपर क्या है, ब्रिटिश का कोई भी अधिकार नहीं होगा। जो ब्रिटिशर्स की जो संप्रभुता है वो क्या कर दी गई, समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौते संबंध पर वे ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गए। जो आदिवासी जो लोग थे उनके जो क्षेत्र थे उन पर भी क्या है, अब ब्रिटिशर्स का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। सब कुछ क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है, अब इसकी 8वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। अब इस अधिनियम में क्या था कि वो लोग कह के चले गए कि जो रियासतें हैं, स्वतंत्र रियासतें हैं, वो चाहें तो भारत के साथ मिल सकती हैं जाकर, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाकर मिल सकती हैं और चाहे तो खुद भी स्वतंत्र रह सकती हैं। ठीक है, तभी तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद इन रियासतों को अपने साथ मिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब सारे नीति अपनाकर उनको भारत के अंदर मिलाया था। ठीक है, अब इसकी 9वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम ने नया संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। अब क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत कि जो नया संविधान बनाने तक क्या होगा, जो शासन चलेगा किस प्रकार चलेगा, तो वो उन्होंने क्या किया कि जो हम कल पढ़ चुके थे, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके तहत जो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं इसके अनुसार ही क्या है, जब तक नया संविधान नहीं बनता है, नहीं लागू होता है, तब तक शासन इसी के तहत जारी रहेगा। ठीक है, हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों ने इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। हालांकि ये जो कानून था भारत शासन अधिनियम 1935 दोनों ही देशों को, राज्यों से मतलब है डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान, दोनों ही देशों को इसके जो कानून थे उनमें सुधार करने का अधिकार था। तो भारत ने तो एज इट इज़ जो 1935 था जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कुछ चेंजेस करके वो अपना लिया था। ज़्यादातर जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो 1935 के ही हैं, बाकी और कंट्रीज से लिए गए हैं, जो हम आगे की क्लास में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसकी 10वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया। अब इस अधिनियम के तहत क्या था, जो ब्रिटेन के जो शासक थे, जो ये विधेयक था इस पे ना तो वो मत दे सकते हैं और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार से मतलब उनका भी इसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रह गया है। जो ब्रिटिश शासक है ख़त्म कर दिया। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन उनकी ब्रिटिश शासक के बिहाफ पर जो गवर्नर जनरल का पद था, जो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ब्रिटिश शासक उन्हें नियुक्त करना था या नियुक्त किया था, तो वो क्या थे, उस ब्रिटिश शासकों के बिहाफ पर वो क्या कर सकते थे, विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। किसको प्राप्त था, गवर्नर जनरल को। आइए अब इसकी 11वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। अब इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे और जो प्रांतीय मतलब कि स्टेट्स के जो गवर्नर थे, उनको क्या किया, राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया। वो क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति हुई।
इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इनको क्या होता था कि किसी भी राज्य का कोई भी मामला है तो उसकी जो राज्य मंत्रिपरिषद हुआ होती थी राज्य की, उस पर उसके परामर्श पर ये क्या करते थे, कार्य करते थे। जैसे कि आज के हमारे संविधान में जो हमारे गवर्नर होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है, अब चलिए अब इसकी 12वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इस अधिनियम की 12वीं विशेषता क्या थी? इसने शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, इसने जो भारत का सम्राट नाम की जो शाही उपाधि थी इसको खत्म कर दिया था, इसकी भी समाप्ति हो गई थी। ठीक है, आइए अब इसकी 13वीं विशेषता के बारे में जानते हैं। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा की नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। अब इसने क्या किया कि भारत के जो राज्य सचिव थे वो क्या करते थे, सिविल सेवकों की नियुक्तियां करते थे और पदों में आरक्षण प्रदान करते थे। इसको क्या कर दिया, इस चीज़ को भी समाप्त कर दिया इस अधिनियम ने। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। मतलब आगे के लिए तो समाप्त कर दी गई, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से जो पहले ये पद थे उनको वो ही सुविधा आगे कंटिन्यू रखी जो कि भारत का स्वतंत्रता मिलने से पहले थी। ठीक है, ये हो गई इसकी 13वीं विशेषता। बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। अब क्या हुआ कि 14 अगस्त की रात को, मध्य रात्रि को क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश शासन का क्या हो गया, अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। और जो सारी पावर्स थी, सारी शक्तियां थी, वो किसको हैंड ओवर कर दी गई, भारत और पाकिस्तान, जो अलग अलग दो स्वतंत्र डोमिनियन बने थे, दो देश बने थे, उनको क्या कर दी गई, स्थानांतरित, ट्रांसफ़र कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जो माउंटबेटन थे तो वो जो नया डोमिनियन भारत बना था, नया जो स्वतंत्र देश हमारा भारत बना था, उसके प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अगर प्रथम गवर्नर जनरल आता है तो आप माउंटबेटन बनाएंगे, पर टिक लगाएंगे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी पे आप टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आगे जानते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने क्या किया कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में क्या दिलाई, शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब क्या हुआ था कि जो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, जो संविधान सभा बनी थी, उसी को क्या किया गया, स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ क्या होता है, आपका ये अधिनियम समाप्त होता है। कौन सा अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ऐसे करेंगे, आज क्लास फिर लंबी हो जाएगी, कल ऐसे करते हैं। जो अंतरिम सरकार थी 1946 की, जो ये बताया गया है, जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें किसको कौन सा पद मिला था, और फिर स्वतंत्र भारत की पहला जो मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का, उसमें किसको क्या पद मिला था, तो ये क्लास आपकी कल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।